हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेच मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्यूटर के सारे सिलेबस को डिस्कस कर दिए थे। उसका वेटेज क्या है ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद एक लेक्चर आया था जिसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिससे हम वीडियो बंद कर दिए थे। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिविजन करा देता हूँ कि क्या क्या पढ़े थे। चल तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की उत्पत्ति क्या कहाँ से हुई। तो उसको हम लोग रिवीजन के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो इसमें दिया हुआ है कि कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन which takes data in the form of input and gives information in the form of output। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली वर्क करता हो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। और डिजिटल का मतलब हुआ सिग्नल के फॉर्म में जो कुछ भी कोई भी मशीन जो सिग्नल के फॉर्म में वर्क करता है उसी को क्या कहेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर हमारा क्या है, कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा इनपुट के रूप में लेता है और हमें इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में देता है। तो यहाँ से कंप्यूटर का डेफिनेशन निकल के आता है कि कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड गिव्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। इसका ब्लॉक डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम में मतलब ये कि कैसे वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या, इनपुट इनपुट किसी भी कंप्यूटर में इनपुट देंगे, कोई भी डेटा, सूचना, कोई भी सूचना जो भी हमको कंप्यूटर को देना है वो इनपुट के फॉर्म में देंगे। फिर ये क्या करेगा, ये कुछ प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद ये अपना आउटपुट निकालेगा। यही होता है कंप्यूटर का मेन काम। कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग इनपुट के रूप में देंगे, वो अपना प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट निकालेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि उसकी उत्पत्ति क्या हुई। तो चार्ल्स बेबेज नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक डिफरेंस इंजन की खोज की। डिफरेंस इंजन का खोज इसलिए उन्होंने किया कि कोई भी काम जो बहुत कठिनाई से हो रहा था उसको सरल तरीके से किया जा सके। लेकिन डिफरेंस इंजन काम नहीं किया, वो फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की। एनालिटिकल इंजन जो था वो ये काम करने में सक्षम होगा। इसी एनालिटिकल इंजन की खोज की वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा गया। तो अगर किसी भी पेपर में अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर के फादर कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे, चार्ल्स बेबेज। और ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता क्यों कहा गया। तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की, इसी की वजह से इनका नाम चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर कहे जाने लगे। इसी एनालिटिकल इंजन की खोज की वजह से जो एनालिटिकल इंजन इन्होंने खोजा, इसी की वजह से इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। उसके बाद आया हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब पहले के ज़माने में जो जो कोई भी कंप्यूटर बनाए गए उनका ये मानना था कि वो बस कैलकुलेशन में ही यूज किया जा सकता है। एक्चुअल में जो पहले के कंप्यूटर थे वो बस क्या, कैलकुलेशन ही कर पाते थे। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशन करने में कंप्यूटर सक्षम होता था उसे क्या कहा गया, एनालॉग कंप्यूटर कहा गया। जो एनालॉग कंप्यूटर का खोज विलियम थॉमसन ने किया था। उसके बाद आया मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर का खोज एलान ट्यूरिंग ने किया। तो पहला जो मॉडर्न कंप्यूटर था उस कंप्यूटर का नाम क्या था, एनिएक, ENIAC, एनिएक। तो पेपर में कभी पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस कंप्यूटर का खोज हुआ, तो पहला कंप्यूटर किसे माना गया, एनिएक। उसी को क्या कहा गया, मॉडर्न कंप्यूटर। पहले जमाने के जो भी कंप्यूटर हुआ करते थे साइज में बहुत बड़ा हुआ करते थे। फिर उनको क्या किया गया, उनको थोड़ा सा रिड्यूस, उनका साइज रिड्यूस करके थोड़ा सा मिनी कंप्यूटर बनाया गया। फिर पर्सनल कंप्यूटर, इस टाइप से कंप्यूटर आए। तो हम लोग जनरेशन पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन क्या था। कंप्यूटर का जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कौन सा था, एनालिटिकल कंप्यूटर। एनालिटिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया जो कंप्यूटर था उसको फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कौन सा, एनिएक। एनिएक कौन, मॉडर्न कंप्यूटर जो आया एलान ट्यूरिंग के द्वारा जो खोजा गया कंप्यूटर था उसी को
सेकेंड जनरेशन कहा गया। फर्स्ट जनरेशन में एनालॉग कंप्यूटर भी आया, एनालॉग कंप्यूटर और एनालिटिकल कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन में रखा गया। सेकेंड जनरेशन में ENIAC को रखा गया। ENIAC का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये सेकेंड जनरेशन में है। थर्ड जनरेशन में इसी कंप्यूटर को, इसका साइज क्या रिड्यूस कर दिया जाएगा और रिड्यूस करके मिनी कंप्यूटर बनाया गया। फोर्थ जनरेशन में आया पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में जैसे हमारे डेस्कटॉप्स जो हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, जो भी ये सारे आए वो किस में आए, पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आए। अब देखते हैं कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, जैसे कि कोई भी मशीन है, मशीन को बनाते हैं तो उसकी एक बाहरी बनावट होती है, फिर अंदर की बनावट होती है। अंदर की बनावट मतलब इंटरनल जो सामान उसमें लगे हैं, फिर उसका एक ब्रेन होता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी ये 3 चीज़ से बनाया गया। तो कंप्यूटर का जो सब देखते हैं कि जो CPU था, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या कहा गया, मस्तिष्क, इसको क्या कहा गया, मस्तिष्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, CPU। इसी को कहा गया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपके एग्जाम में आ सकता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, CPU। अब इसको ब्रेन क्यों कहा गया, कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेसिंग का वर्क होता है वो सारा कौन करता है, CPU करता है। प्रोसेसिंग वर्क जितना भी होते हैं वो सारे कौन करते हैं, CPU होते हैं। अब CPU के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन चिप नॉन एज माइक्रो प्रोसेसर। जो CPU होता है वो किस पे बना होता है, सिलिकॉन चिप पे बना होता है। CPU के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है ALU, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें जो जितने भी कैलकुलेशन के पार्ट होते हैं, जितने भी कैलकुलेशन या एनालॉजी के जितने भी पार्ट होते हैं वो सारा किसके अंतर्गत आते हैं, ALU के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कोई हमको जोड़ घटाना गुणा भाग कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी काम करना रहता है, जब हम लोग सूचना कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले ALU में अपना सूचना भेजता है, वहाँ उसका प्रोसेस होता है, फिर हमको आउटपुट देता है। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जितने भी कंट्रोलिंग वर्क होते हैं, जैसे किसी मशीन को कंट्रोल करना है, किसी डिवाइस को कंट्रोल करना है, तो सारे कंट्रोलिंग यूनिट किस में आते हैं, कंट्रोल यूनिट में। जितने भी कंट्रोलिंग वर्क होंगे वो सारे कंट्रोलिंग यूनिट में आएंगे। इसको शॉर्ट में CPU भी कहा जाता है। उसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी में इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी डाटा स्टोर करना है, कोई भी सूचना स्टोर करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, वो सारा कुछ किस में आएगा, मेमोरी में। मेमोरी जैसे फ़ोन में हमारा SD कार्ड होता है, तो कोई भी चीज़, फोटो, मूवी, कुछ भी स्टोर करना होता है तो वो मेमोरी में स्टोर होता है जाके। उसी प्रकार ये भी होता है, कंप्यूटर में लगा होता है, जो CPU का एक अंग भी होता है। समझिए CPU को 3 भाग में इस तरह से बांटा जाता है। पहले में ALU होता है, दूसरे में CPU होता है, तीसरे में मेमोरी होता है। तो मेमोरी में यही होता है, मेमोरी का काम यही होता है कि जितने भी सूचना हम लोग देंगे वो जाके इसमें स्टोर होगा। इसमें होता है, पहला होता है रैम होता है, दूसरा होता है रोम होता है। रैम, अब देखते हैं रैम क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। टेम्पररी मेमोरी का मतलब हुआ कोई भी सूचना अगर इसमें स्टोर करते हैं, कोई भी सूचना अगर इसमें स्टोर करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है। ये हमेशा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, डिलीट करते हैं, हो जाता है। जैसे कि कोई भी सूचना, मान लीजिए कंप्यूटर ऑन है, कोई भी सूचना इसमें स्टोर हुआ, ठीक, जब कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, किसी वर्क पैड पे काम कर रहे हैं, तो कुछ भी हम लोग ने लिखा है, जब लिखे हैं, कंप्यूटर ऑन है तो उसमें लिख रहे हैं सब कुछ, ज्यों ही कंप्यूटर को ऑफ करेंगे और दोबारा टर्न ऑन करेंगे तो जितना भी लिखा हुआ चीज रहेगा अपने आप डिलीट हो चुका रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सूचना जो हम लोग दिए थे वो किस में हुआ था स्टोर, जाके वो रैम में जाके स्टोर हुआ था। तो रैम में जो कोई भी सूचना स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है,
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि इस बताइए कि इनमें से परमानेंट मेमोरी कौन है और टेम्पररी मेमोरी कौन है। तो टेम्पररी मेमोरी में क्या आएगा, रैम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोम क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रोम क्या होता है। रोम का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, ये परमानेंट होता है। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, कोई भी डेटा अगर इसमें स्टोर करते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मूवी स्टोर करना है, कोई डेटा ऐसा स्टोर करना है जो हमेशा रखना है हमको। कोई भी जैसे किसी चीज़ का वीडियो हो गया, कहीं घूमने गए उसका वीडियो स्टोर किए, तो सारा जो भी स्टोर करेंगे वो किसमें स्टोर करेंगे, रोम में स्टोर करेंगे, ताकि वो डिलीट ना हो, वो हमेशा हमेशा क्या बना रहे, परमानेंट बना रहे। इसलिए वो सारा डेटा हम किस में स्टोर करते हैं, रोम में स्टोर करते हैं। अब रोम का एग्जांपल हो जाता है जैसे सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया, वो सारे क्या होते हैं, रोम होते हैं। क्योंकि कोई भी डेटा जब हम उसमें फिक्स कर देते हैं, उसमें स्टोर कर देते हैं, वो हमेशा हमेशा स्टोर बना रहता है। ठीक, उसके बाद आता है टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी में क्या होता है, पहला होता है प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होता है, देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम लोग स्टोर करते हैं तो सर्वप्रथम जिस स्पेस में जाके स्टोर होता है उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। ठीक, और प्राइमरी मेमोरी जब फुल हो जाता है तो दूसरे में जो जाके स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। ठीक, तो प्राइमरी मतलब देखिए, प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी मतलब दूसरा। तो नाम से ही पता चलता है कि कोई भी डेटा जब हम लोग स्टोर करते हैं तो सर्वप्रथम किस में जाके स्टोर होगा, प्राइमरी में। और उसके बाद जब स्पेस से फुल जब हो जाएगा तो सेकेंडरी किस में जाके स्टोर होगा, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी, प्राइमरी का एग्जांपल हो जाता है जो कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज जो भी दिए होते हैं वो सारा किसके अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी में। जैसे मोबाइल ही लीजिए, मोबाइल में जो इंटरनल मेमोरी होता है वो प्राइमरी के अंतर्गत आता है, और जो बाहर से एसडी कार्ड वगैरह लगाते हैं वो किस में आता है, हमारा सेकेंडरी में आता है। कोई भी डेटा जब हम लोग स्टोर करते हैं तो सबसे पहले किस में जाके स्टोर होता है, इंटरनल में होता है। अगर इंटरनल आपका फुल है तब उसमें ऑप्शन मांगता है किस में सेव करें, तो हम लोग जाके सेकेंडरी में स्टोर कर देते हैं। तो प्राइमरी में इंटरनल जितनी भी मेमोरी आएंगी वो प्राइमरी में होंगी, और बाहर से जो मेमोरी जैसे सीडी हो गया, एसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी जो भी आएंगी वो किस में जाएंगी, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होंगी। नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है कि कोई भी डेटा हम लोग जो मेमोरी में स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा जो स्टोर करते हैं, कोई भी सूचना कंप्यूटर को जो देते हैं वो किस फॉर्म में जाता है, वो बाइनरी फॉर्म में जाता है। और बाइनरी क्या होता है, बाइनरी को 0 और 1 से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखिए, बाइनरी को किस में डिनोट करते हैं, 0 और 1 में डिनोट होता है। और जो बाइनरी में कोई भी डेटा स्टोर होता है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेमोरी में सूचना स्टोर होने वाला, मेमोरी में सूचना संरक्षित होने का सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो कौन सा है, बिट है। और किस रूप में वो संरक्षित होता है, वो किस रूप में संरक्षित होता है, बाइनरी रूप में संरक्षित होता है। बाइनरी 0 और 1 होता है। अब ये रिलेशन याद कर लीजिए, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है, 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रूप से पूछा जाएगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि बताइए कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। 1 एमबी में कितने केबी होते हैं, 1024 केबी होते हैं। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आ जाता है इस कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट कौन कौन होते हैं। देखिए, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट। पहला कौन सा होता है, एलयू। एलयू बता चुके, जितना भी कैलकुलेशन रिलेटेड काम होता है सब एलयू होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा होता है सीयू। सीयू कंट्रोलिंग यूनिट, जितना भी कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है वो सब कंट्रोलिंग यूनिट में होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मेमोरी।
मेमोरी में क्या होता है कि कोई भी डेटा संरक्षित करने के काम आता है मेमोरी। उसके बाद आ जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मतलब हुआ जो भी हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं जिस डिवाइस के माध्यम से, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस होता है जब हम कंप्यूटर को कोई भी सूचना दे दिए, वो अपना कुछ प्रोसेस किया और फिर वो हमको अपना रिजल्ट देगा। तो जिस डिवाइस के माध्यम से वो हमको रिजल्ट शो करता है, वो अपना रिजल्ट प्रदर्शित करता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। इसको हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है, देखिए कोई भी चीज़ बना है तो कोई भी मशीन बना होता है, उसमें अभी इसके पहले बताए थे कि सबसे पहले बाहरी बनावट होती है, अंदर का बनावट होता है, फिर उसका ब्रेन होता है। तो ब्रेन सीपीयू हम लोग पढ़ चुके, ब्रेन क्या है, सीपीयू। उसके बाद बाहरी बनावट, बाहरी बनावट को हम लोग क्या कहेंगे, हार्डवेयर। बाहरी बनावट को क्या कहेंगे, हार्डवेयर। और जो अंदर का होगा, अंदर का मतलब जिसको हम लोग देख ना सकें, उसको क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। उसको क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऐसा डिवाइस, ऐसा डिवाइस जिसको हम लोग छू सकें तथा देख सकें, वैसे डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे, हार्ड डिवाइस। और ऐसा डिवाइस जिसको हम लोग छू या देख ना सकें लेकिन इसके बिना हमारा कंप्यूटर रन नहीं करे, उसी को क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जैसे जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस जितने भी होते हैं, एप्लीकेशंस जितने भी होंगे वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, सॉफ्टवेयर के। जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8, MS वर्ड, एक्सेल, ये सारे जितने भी होंगे वो सारा किसके अंतर्गत आएंगे, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस में पहला क्या होता है, कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा स्कैनर, चौथा जॉयस्टिक। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन बता चुके हैं, जिनके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को कोई भी सूचना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड में मिनिमम 104 कीज होते हैं। कीबोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछता है कि कीबोर्ड में मिनिमम कितने कीज होते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि कीबोर्ड में मिनिमम 104 कीज होते हैं। इन कीज को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला पहला होता है फंक्शनल की, पहला होता है फंक्शनल की। ऊपर के जितने भी कीज होते हैं, F1, F2, F3, ये सारे क्या होते हैं, सारे फंक्शनल कीज होते हैं। दूसरा क्या होता है, न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज, न्यूमेरिकल कीज का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कीज होते हैं। तीसरा होता है अल्फाबेटिकल कीज। अल्फाबेटिकल कीज, अल्फाबेटिकल मतलब A, B, C, D, ये सारे जो भी होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अल्फाबेटिकल कीज के अंतर्गत आते हैं। और फिर चौथा होता है फंक्शनल। और फंक्शनल को बता चुके हैं। चौथा होता है स्पेशल। स्पेशल स्पेशल की मतलब जैसे कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, स्पेस बार हो गया, ऊपर और नीचे करने वाले की, राइट लेफ्ट, ये सब जितने भी इंटर, जितने भी कीज होते हैं वो सारा किसके अंतर्गत आते हैं, स्पेशल कीज के अंतर्गत आते हैं। इन सबके अलावा एक की होता है टॉगल की। टॉगल की, टॉगल की क्या मतलब होता है, ऐसे कीज जिनके माध्यम से दो कार्य संभव हो, उन्हें क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं। जैसे हमारा कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक को जो हम लोग ऑन कर देते हैं तो जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखना चालू कर देते हैं। जब उनको प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में आएंगे, लेकिन जब इसको ऑफ कर देंगे तो जो अल्फाबेट होंगे वो स्मॉल में आएंगे। उसी प्रकार शिफ्ट की को प्रेस करके अगर कोई अल्फाबेट हम लोग प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन अगर उसको छोड़ के प्रेस करेंगे तो वही स्मॉल में लिखा जाता है। तो टॉगल की के अंतर्गत शिफ्ट की और कैप्स लॉक की आ जाता है। इन दोनों की वजह से हमारा दो कार्य संभव है।
उसके बाद आ जाता है हमारा माउस। माउस में क्या होता है, माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट, और बीच में एक स्क्रॉल करने वाला एक डिवाइस होता है, जैसे पहिया टाइप का छोटा सा चक्र टाइप का होता है। माउस के नीचे सेंसर लगा होता है, जिसकी वजह से हमारा कुछ भी सेंस करके कर्सर को इधर उधर मूव कराता है। उसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर तो आप सब लोग जानते हैं, स्कैनर के माध्यम से कुछ भी स्कैन करके हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं। उसके बाद आ जाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में क्या होता है कि जो बच्चे गेम खेलते हैं, तो गेम में किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई एक डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसी डिवाइस को क्या किया जाता है, जॉयस्टिक। तो ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आ जाते हैं। इन सब का प्रयोग करके हम लोग कंप्यूटर को कोई भी सूचना देते हैं। उसके बाद आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में पहला क्या होता है, मॉनिटर। कुछ भी हम लोग इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर अपना कुछ प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट निकालता है वो स्क्रीन पे शो करता है। वो स्क्रीन पे मॉनिटर के स्क्रीन पे शो करता है, इसलिए मॉनिटर को किसके अंतर्गत रखा गया, आउटपुट डिवाइसेस के। उसके बाद आ जाता है प्रिंटर। कोई भी स्कैनर के माध्यम से कुछ भी हम लोग स्कैन करते हैं तो प्रिंट आउट हमारा प्रिंटर से निकल के आता है, इसलिए प्रिंटर को क्या आउटपुट डिवाइसेस में रखते हैं। प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर की तरह का होता है, जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी ग्राफिकल इमेज का प्रिंट आउट निकालते हैं। तो प्लॉटर और प्रिंटर एक ही है। प्रिंटर और प्लॉटर में बस इतना डिफरेंस है कि प्लॉटर के माध्यम से कोई भी ग्राफिकल का प्रिंट आउट निकालना है, ग्राफिकल इमेज का, तो प्लॉटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पीकर। स्पीकर में ये होता है कि देखिए, माइक से कुछ भी हम लोग बोलेंगे तो हमारा इनपुट के रूप में जाएगा, तो इनपुट में माइक हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और जो आवाज हमको बाहर सुनाई देगा वो किसके माध्यम से सुनाई देगा, स्पीकर के माध्यम से। तो स्पीकर से क्या आउटपुट निकल रहा है, कुछ भी हम लोग बोले हैं उसका आउटपुट किसके माध्यम से निकल रहा है, स्पीकर के माध्यम से। तो स्पीकर हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, आउटपुट के अंतर्गत आ जाता है। तो इन सब टॉपिक से अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, किस एप्लीकेशन का उपयोग हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, जिससे कंप्यूटर हमारा क्या होता है, रन करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर टॉपिक को लेकर आएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप लोग नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।